Hello everyone, welcome to my channel PhD Guruji. This is Rahul Mamgai once again. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओलंपिज्म जो कि यूनिट सेकंड है 11th क्लास के लिए। इसमें हमको पढ़ना है प्राचीन तथा आधुनिक ओलंपिक। ओलंपिज्म क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, क्या होता है एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट ओलंपिक में, ओलंपिक के सिंबल क्या है, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम क्या है, ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, आईओसी क्या है, एनओसी, आईएफएस, अदर मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट ओलंपिक की, प्राचीन ओलंपिक खेलों की। तो जो ग्रीस था पहले वो बहुत अलग अलग छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड था, लेकिन वहां पे सब जगह एक समान कल्चर चलता था। और जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो ये मानी जाती है कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो 776 ईस्वी पूर्व 776 बिफोर क्राइस्ट में स्टार्ट हुए थे। और किसके ऑनर में किए जाते थे, किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे, गॉड ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे, जो कि सुप्रीम गॉड माने जाते हैं ग्रीस में। और ये कहाँ आयोजित किए जाते थे, ओलंपिया वैली, ओलंपिया नगरी घाटी शहर नाम का जो कि एलिस स्टेट में पड़ता है, वहां पर ये आयोजित किए गए थे। जो गॉड जूस हैं वो ओलंपियन गॉड हैं और ये सबसे सुप्रीम गॉड माने जाते हैं ग्रीस में। और इनका निवास स्थान जो है वो माउंट ओलंपस है। तो कुछ किंवदंतियां, कुछ कहानियां ऐसी भी हैं कि माउंट ओलंपस के नाम पे ओलंपिक पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि ओलंपिया वैली से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका नाम ओलंपिक खेल पड़ा है। कुछ माइथोलॉजिस्ट कहते हैं कि जूस और क्रोनोस के बीच में युद्ध हुआ और जो गॉड जूस हैं वो क्रोनोस पे विजय प्राप्त कर लेते हैं और उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। अब क्रोनोस कौन थे? क्रोनोस टाइटन गॉड थे और जो जूस हैं वो ओलंपियन गॉड हैं। तो क्रोनोस एक तरीके से फादर हैं गॉड जूस के, और क्रोनोस बहुत ही क्रूर थे और उन पर विजय प्राप्त कर ली गॉड जूस ने। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए ओलंपिक खेलों का आयोजन माना जाता है। दूसरी माइथोलॉजीज कहती है हरक्यूलिस जो कि गॉड जूस के बेटे हुए हैं, उन्होंने अपने फादर के सम्मान में, अपने पिता के सम्मान में ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया। ये है गॉड जो गॉड ऑफ स्काई कहा जाता है, आकाश का राजा कहा जाता है, और इनके हाथ में थंडर बोल्ट है, तो जो कि सिमिलर है इंद्रदेव के। यह है हरक्यूलिस जो कि अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली एक व्यक्ति थे और शक्तिशाली होने के नाते नाते एक बेहतरीन एथलीट भी थे। एक मिथ ये भी कहता है कि एक व्यक्ति थे पेलोप्स नाम के, जो कि लीडिया की राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, और जो राजकुमारी थी उनके पिता का नाम था एनोमस, और एनोमस ये चाहते थे कि जो भी मेरी पुत्री से विवाह करेगा उसको मेरे साथ में एक रथ दौड़ लगानी पड़ेगी, और यदि वह व्यक्ति रथ दौड़ में जीत जाता है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दूंगा। यदि वह व्यक्ति हार जाता है मुझसे तो उसको मैं मौत की सजा दूंगा। तो ऐसे 13 लोग आए जिनको कि शूटर कहा जाता है, प्रेमी कहा जाता है। हिप्पोडेमिया के प्रेम में वो आए, विवाह करने आए हिप्पोडेमिया से, और 13 लोगों को राजा एनोमस ने मौत के घाट उतार दिया, उनको मृत्युदंड दे दिया। लेकिन पेलोप्स नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत ही चालाक चतुर था। कुछ लोग मानते हैं कि इन्होंने जो एनोमस का जो सारथी था उससे मिलकर उनके पहिए को जो निकलवा दिया था, और इससे क्या होता है कि वो एक तो रथ दौड़ में हार जाते हैं एनोमस, और उनकी वहीं रथ के पहिए से कटकर मृत्यु हो जाती है, और पेलोप्स हिप्पोडेमिया से शादी कर लेता है और उसको विक्ट्री के साथ साथ में वहां का राजा भी घोषित कर दिया जाता है, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि एनोमस के याद में इन खेलों का आयोजन किया जाता है। ये जो गेम थे वो प्रत्येक 4 साल में 776 ईस्वी पूर्व से लेके 393 ईस्वी तक चले। और एक्चुअली वहां पर होता क्या था कि 4 तरीके के गेम होते थे जिनको कि पेन हेलेनिक गेम कहा जाता था, और कुछ लोग इन्हें क्लासिकल गेम के नाम से भी जानते थे। ओलंपिक होते थे ओलंपिया में, पाइथियन होते थे डेल्फी में, नीमियन होते थे नीमिया में, और इस्थिमियन गेम होते थे कॉर्निथ के पास में। लेकिन जो नेम फेम मिला वो सिर्फ ओलंपिक खेलों को मिला, क्योंकि इनका आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता था, और इनको अगस्त 6 से लेकर सितंबर 19 के बीच में प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता था गॉड जूस के सम्मान में।
अब इनके पास में एक कैलेंडर भी था जो कि इतना एक्यूरेट था कि प्रत्येक 4 साल के बीच में ही ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाने लगा। तो इस 4 साल के गैप को यहाँ के लोगों ने ओलंपियाड का नाम दे दिया। तो एक ओलंपियाड बराबर 4 साल होता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि 293 कंजुकेटिव गेम्स चले थे। ओलंपिक खेल 293 ओलंपिक खेल लगातार चले थे 393 ईस्वी तक। बात करते हैं प्रथम विजेता की। कोरोबस नाम का जो कि एलिस स्टेट का था, एक कुक था, वो फुट रेस का प्रथम रिकॉर्डेड विजेता है जिसको रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वो 776 ईस्वी में रेस जीता था। फॉर द फर्स्ट 12 ओलंपिक्स, पहले 12 ओलंपिक्स खेलों में स्टेडियम जो फुट रेस थी, जो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में रेस होती थी, वही 12 ओलंपिक्स तक खेली जाने लगी और ये सबसे प्रतिष्ठित रेस मानी जाती थी एंशिएंट ओलंपिक की। ये देखिए एक चित्र है, ये स्टेडियम रेस का चित्र है। ये एक सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं। 776 ईस्वी में ये फुट रेस के नाम से जानी जाती थी और फुट रेस का नाम था स्टेट, जो कि 192 मीटर, कम से कम आप 200 मीटर मान सकते हैं इसे रफली। द वर्ड स्टेट ऑल्सो केम टू रेफर द ट्रैक ऑन विच द रेस वाज हेल्ड एंड इज द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश वर्ड स्टेडियम। तो जो स्टेडियम माना गया है वो इस स्टेट से आया गया है, ऐसा माना जाता है। 724 ईस्वी पूर्व टू लेंथ रेस उसका डबल हो गया, जिसको कि डायलॉस कहते थे, रफली सिमिलर टू 400 मीटर, जो कि आज के दौर में 400 मीटर की रेस होती थी उसके बराबर में थी, वो इंक्लूड कर दी गई 724 ईस्वी में। एंड 4 इयर्स लेटर डॉलिकॉस अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस, जो 4 साल के बाद में जो ओलंपिक हुआ था उसमें डॉलिकॉस नाम का एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, जो कि आज के मॉडर्न जमाने के 1500 मीटर या 5000 मीटर के बराबर हो सकता है। रेसलिंग हो गया, पेंटाथलन गेम्स हो गए, ये 708 ईस्वी में आ चुके थे। द लेटर वाज एन ऑल राउंड कंपटीशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 इवेंट्स। लॉन्ग जंप था, जेवलिन थ्रो था, डिस्कस थ्रो था, फुट रेस थी और रेसलिंग थी। रूल्स क्या थे एंशिएंट ओलंपिक के, प्राचीन खेलों के नियम क्या थे? सिर्फ जो भी ग्रीस का है व्यक्ति, सिटीजनशिप ऑफ ग्रीस जिसके पास में है, वही पार्टिसिपेट कर सकता है, वही प्रतिभाग कर सकता है। नो प्रोफेशनल कुड पार्टिसिपेट इन दिस गेम। कोई भी प्रोफेशनल खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग नहीं करेगा, पेशेवर खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग नहीं करेगा। जो शौकिया तौर पर, जैसे कि कोरोबस था, वो एक कुक था, प्रोफेशन उसका कुक था, कुकिंग था, लेकिन वो शौकिया तौर पर रेस करने आया था और वो जीत गया। तो शौकिया लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता था और उनको प्रतिभाग करने दिया जाता था। महिलाओं को ना खेलने की अनुमति थी, ना खेल को देखने की अनुमति थी, और वही खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे जिन पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस ना हो। दास, गुलाम, जितने भी लोग थे उनको प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं थी। एक बार जिस प्रतिभागी ने अपने को एंटर करवा लिया, गेम में नाम दर्ज करवा लिया, वो वापस नहीं जा सकता था। फॉर द पार्टिसिपेंट इन गेम्स, पार्टिसिपेंट हैड टू प्रैक्टिस फॉर 1 और 10 मंथ अंडर ट्रेनर और कोच और टीचर। यहाँ पर जो भी प्रतिभाग करने आएगा उसको 10 महीनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये कहीं कहीं ये भी थोड़ा डिस्प्यूट है कि कहीं पर 1 महीना लिखा गया है, कहीं पर 10 महीना लिखा गया है। हम ज्यादातर 10 महीने को मान के चलते हैं। ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं। पहले दिन जितने भी खिलाड़ी होते थे, उनके भाइयों, उनके फादर, उनके ट्रेनर्स को ऑडिटोरियम में असेंबल होने के लिए कहा जाता था। फिर उनसे ओथ लिवाई जाती थी, शपथ दिवाई जाती थी उनको कि हम अकॉर्डिंग टू रूल्स खेलेंगे और हमने 10 महीने की ट्रेनिंग इससे पहले ली है। पहले जो गेम हुआ करते थे वो सिर्फ 1 दिन के गेम थे, तो लोग बोर हो जाते थे कि 4 साल हमने इंतजार किया और सिर्फ 1 दिन का और एक ही रेस होती थी स्टेडियम, और इतने में गेम खत्म हो जाते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने ये बढ़ाते हुए 2 लेंथ रेसेस हो गई और चैरियट रेसेस हो गई, इक्वेस्टेरियन हो गए, इस तरीके से इंट्रोड्यूस होते रहे और ये गेम 4 दिन के हो चुके थे। और 4 दिन में एक 5वां दिन रिजर्व होता था जो कि क्लोजिंग सेरेमनी के लिए रखा जाता था। और जो 5 दिन है उनका जो प्रेसाइज ऑर्डर है वो इस तरीके से था कि पहले दिन जो भी पुजारी हैं, पादरी हैं, वो रिचुअल्स करेंगे, रीति रिवाज करेंगे और ओलंपिक टॉर्च को जलाएंगे। दूसरे दिन एम्फीबियंस एनिमल गेम्स होते थे। थर्ड डे डायलॉस जो फुट रेसेस होती थी, डोलिकॉस जो कि चैरियट रेसेस, इक्वेस्टेरियन, पेंटाथलन जिसमें कि कॉम्बिनेशन रेसेस, थ्रोइंग, जंपिंग इवेंट होते थे। चौथे दिन में
जितने भी बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, स्वॉर्ड फाइटिंग, कॉन्टैक्ट गेम जितने भी हैं वो चौथे दिन में आयोजित हुए होते थे और फाइनल डे को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था और क्लोजिंग सेरेमनी रंगारंग कार्यक्रमों के साथ में समाप्ति की जाती थी। बॉक्सिंग का देख लेते हैं कि ये 688 ईस्वी पूर्व में आया। जो चैरियट रेस है वो 8 साल बाद इसके आया। और पैन क्रिएशन, ये पैन क्रिएटियम जो है, इसमें एक वर्ड है जो पैन क्रिएशन है, वो इस समय के मॉडर्न दौर के एमएमए से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, जिसमें कि फ्री ऑफ किकिंग और हिटिंग थी। डाउन अपोनेंट को भी, गिरा हुआ अपोनेंट है उसको भी मार सकते थे। सिर्फ दो चीजें इसमें अलाउड नहीं थी, बाइटिंग एंड गॉजिंग। इसका मतलब था कि काटना और दूसरे की आंख में आप उंगली नहीं डाल सकते थे, बाकी सब अलाउड था। Initially, the ancient Olympic Games was a one-day event until 684 BC. Later is what extended to 3 days. Around the 5th century, it was extended to 5 days. इस तरीके के गेम्स थे। डिस्कस थ्रो पहला है, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, इक्वेस्टेरियन इवेंट जो कि रथ दौड़ है। अब रथ दौड़ भी अलग अलग तरीके से होती थी, किसी में 2 घोड़े होते थे, किसी में 4 घोड़े होते थे, इस तरीके की रथ दौड़ें होती थी। रनिंग इवेंट्स थे, बॉक्सिंग था, रेसलिंग था और पैन क्रिएशन, जो कि बहुत ही रोचक इवेंट वहां पर माना जाता था। उसका नाम था पैन क्रिएशन, क्योंकि लोगों को हिंसा पसंद है, बस वो अपने साथ नहीं होनी चाहिए, बाकी वो बेहतर मानते हैं इन सबको। ओलंपिक प्राइज अवार्ड क्या दिए जाते थे? तो ओलंपिक प्राइज का जो नाम है वो है कोटिनोस, जो कि बना हुआ होता था ओलिव ट्री के ब्रांच से। तो इसको क्राउन के पोजीशन में बना दिया जाता था और उसको विजेता को दे दिया जाता था, और ये जजेस को भी दिया जाता था कॉटिनोस। और इस कॉटिनोस का सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा था, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि इस पेड़ को, जो कि गॉड जूस के टेम्पल के प्रांगण में ये पेड़ लगाया गया था, वो हरक्यूलिस ने लगाया है। कुछ लोगों को रेड वुलन रिबन भी दिया जाता था। जैसे कि हॉर्स रेस में जो रथ दौड़े होती थी, चैरियट रेसेस में क्या होता था कि जो ऑनर होता था, अगर चैरियट रेस में कोई व्यक्ति जीत गया है तो जो घोड़े का ऑनर है, जो हॉर्स का ऑनर है, उसको एक्चुअली ओलिव ब्रांच दी जाती थी, ओलिव क्राउन उसको दिया जाता था। और जो सारथी था, जो चैरियट रेसर का जो सारथी था जिसने पार्टिसिपेट किया है, उसको ये रेड रिबन मिलता था। ये देखिए, ये इस तरीके से विक्ट्री क्राउन है, कॉटिनोस है, ऑफ वाइल्ड ओलिव लीव्स का। डिमाइस ऑफ द ओलंपिक गेम्स, कैसे खत्म हो गए ओलंपिक? जो एंशिएंट ओलंपिक खेल थे, प्राचीन ओलंपिक खेल थे, वो कैसे खत्म हो गए? तो सेकंड सेंचुरी के आते आते ग्रीस ने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी और उस पर रोम का साम्राज्य हो गया। रोम ने गुलाम बना लिया ग्रीस को। और रोमेनियन जो थे वो लोग बहुत ज्यादा इनमें बिलीव नहीं करते थे, और वो लोग मानते थे कि ये जो ग्रीसियन हैं वो क्या उछल कूद करते रहते हैं, और उनको ये बेहद ही निराशाजनक लगता था और उनको सेम आती थी इसमें कहीं ना कहीं, तो वो इसे अच्छा नहीं मानते थे। ग्लैडिएटर्स लड़ाइयां वो लड़ते थे और चैरियट रेसेस करते थे थोड़ी बहुत, लेकिन वो इनको ग्रीक एथलेटिक्स का पार्ट नहीं मानते थे। तो इनमें रोमेनियन में और जो ग्रीस थे, ग्रीसियन थे, उनमें क्या अंतर था कि हमेशा जो ग्रीसियन थे वो अपने कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए फेस्टिवल्स के तौर पर इन सब खेलों को खेलते थे, और वो इसको कॉन्टेस्ट मानते थे, एगॉन्स। जबकि रोमन्स क्या करते थे, उसको लोडी कहते थे, और वो कंपटीटर ना कर कर उसको एंटरटेनमेंट मानते थे। The ancient Olympic Games officially came to an end around 394 AD। जो 394 ईस्वी हुई, उसमें रोमन के एक राजा हुए थियोडोसिस प्रथम करके, उन्होंने इन खेलों को समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन फिर भी इसके बाद थोड़ा बहुत कुछ गेम चलते रहे। The Olympic Games were finally abolished about 400 कॉमन एरा। 400 ईस्वी के दौरान इनको कंप्लीटली फाइनली अबॉलिश कर दिया गया। थियोडोसिस सेकंड, जो कि प्रथम के बेटे थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये पैगन एसोसिएशन है इनका। पैगन का मतलब होता है जो पुराना धर्म को मानते हैं। तो वहां पे क्या है कि जितने भी ये राजा थे, थियोडोसिस थे, वहां पे सारे क्रिश्चियनिटी को इन्होंने अपना लिया था, और जो ग्रीसियन थे वो कहीं ना कहीं अपने पुराने धर्म से जुड़े हुए थे, तो वो पैगन एसोसिएशन इसको मानते थे। थियोडोसिस जो कि अब क्रिश्चियनिटी उन्होंने अपना ली थी, और इसके चलते उन्होंने इन खेलों को समाप्त कर दिया। कैसे रिवाइवल हुआ?
Greek interest in reviving the Olympic Games began with the Greek Wars of Independence from the Ottoman Empire in 1821। देखिए कहते हैं ना कि एक विचार कभी नहीं मरता। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में पैतृक रूप से वो कहानियां चलती आई थी कि पहले हमारे ग्रीस में इस तरीके के खेल आयोजित किए जाते थे, अब नहीं होते हैं क्योंकि उनको किसी ने बंद कर दिया गया था, किसी राजा ने। और जब ऑटोमन साम्राज्य से 1821 ईस्वी में ग्रीस इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उन्होंने फिर से कहीं ना कहीं एक चिंगारी सी लगी कि ओलंपिक खेलों को फिर से आयोजित करना चाहिए। 1833 में एक ग्रीक पोइट हुए और उन्होंने वो न्यूज़पेपर एडिटर भी थे, उनका नाम था पैनाजियोटिस सूटसॉस। उन्होंने अपनी जो कविता है डायलॉग ऑफ द डेड में इसका उल्लेख किया और यहाँ से कहीं ना कहीं ओलंपिक खेलों की उद्गम की फिर से बारी आने लगी। इसके पश्चात जापान ओलंपिक्स आए 1856 ईस्वी में। इवांजेलोस जापा करके एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे जो कि ग्रीक रोमानियन फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने कहीं ना कहीं ओलंपिक खेलों को शुरू करने के लिए एक बेड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि मैं स्पॉन्सर करूंगा, मैं फंड दूंगा रिवाइवल ऑफ द ओलंपिक गेम्स। तो 1859 में 1859 में जापान स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स विच वाज हेल्ड इन एथेंस सिटी स्क्वायर। तो एथेंस में पहली बार जो मॉडर्न ओलंपिक खेल हुए, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो जापान ओलंपिक खेल थे। एथलीट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ग्रीस एंड द ऑटोमन एम्पायर। जो व्यक्ति थे वो ग्रीस के थे और ऑटोमन एम्पायर के कुछ व्यक्ति थे, एथलीट थे, खिलाड़ी थे, उन्होंने ही पार्टिसिपेट प्रतिभाग किया था। जापान फंडेड द रिस्टोरेशन ऑफ द एंशिएंट पैन एथनिक स्टेडियम सो दैट इट कुड होस्ट ऑल फ्यूचर ओलंपिक गेम्स। इन्होंने पैन एथनिक स्टेडियम को रिस्टोर करवाया, इनको बनवाया दोबारा से। द स्टेडियम होस्टेड ओलंपिक्स इन 1870 एंड 1875। इन्होंने 2 गेम आयोजित किए उसमें, 1870 और 1875 में भी आयोजित हुए। 1870 में मानते हैं कि 30,000 लोग इसको देखने आए थे। इसी के पैरेलल मैनलॉक ओलंपिक्स भी चलते रहे जो कि इंग्लैंड में चले। मैनलॉक नाम की एक जगह है वहां पे और ये चलाया था डॉक्टर विलियम पेनी ब्रूक्स ने, जो कि पेशे से एक डॉक्टर और सर्जन थे। द इंटरनेशनल ओलंपिक मूवमेंट बिगिंस। कैसे शुरुआत हुई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक मूवमेंट की, आंदोलन की? 1890 में बैरोन पेरेडी कोबर्टिन साहब वैनलॉक ओलंपियन सोसाइटी से मिलके आए और बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्होंने वहीं से आइडिया लगाया कि क्यों ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनानी चाहिए। और उन्होंने जापान से भी बात करी। तो ये दोनों उस समय बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, तो इन्होंने कहा कि सब कुछ सही है लेकिन आपको ये अकेले करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं। तो वहां से कोबर्टिन साहब को कहीं ना कहीं ये आइडिया आए कि क्यों ना हम इसको इंटरनेशनली एक इवेंट बनाएं। उन्होंने इसको जो ओलंपिक कांग्रेस थी उसमें ये आइडियाज रखे। बहुत सारे लोग इनसे सहमत नहीं थे, कुछ लोग सहमत थे। On the last day of the Congress, it was decided that the first Olympic Games to come under the auspices of the IOC would take place in Athens in 1896। तो 1896 में फाइनली ये तय हो गया कि यहाँ पर पहले ओलंपिक गेम्स करवाए जाएंगे। The IOC elected the Greek writer Dimitri Vikelas as its first president। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डिमिट्रिक विकेलस। देखिए पेरेडी कोबर्टन साहब हैं, उसके बाद में डिमेट्रिक विकेलस हैं और कार्ल डीम, इनका भी एक वाकया आएगा अभी बीच में। ये ओपनिंग सेरेमनी है एथनिक स्टेडियम की 1896 ईस्वी की, जो कि एथेंस में है और एथेंस ग्रीस में है। तो ये बहुत ही भव्य आयोजन हुआ था और जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री, तो यहाँ पर इसको लेकर बहुत थोड़ा सा डिस्प्यूट्स हैं कि कितने एथलीट आए थे, कितनी कंट्रीज ने भाग लिया था। लेकिन यहाँ पे माना जाता है कि 12 कंट्रीज ने भाग लिया था और 43 इवेंट हुए थे, 280 एथलीट्स आए थे और सारे मेल थे। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया का ये कोट है, लेकिन हम विकिपीडिया को जब खंगालते हैं या देखते हैं तो विकिपीडिया में ये दिखाते हैं कि कोई भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है इनके पास में कि कितने एथलीट आए थे और कितनी कंट्रीज आई थी। क्लोजिंग सेरेमनी कैसे होती है? ओलंपिक एंथम बजता है और ओलंपिक फ्लैग को नीचे उतारा जाता है एंड कैरीड बाय द मेयर ऑफ द होस्ट सिटी टू द आईओसी प्रेसिडेंट। और मेयर, जो वहां की सिटी का मेयर होता है, वो आईओसी प्रेसिडेंट को ये फ्लैग सम्मान के साथ में देते हैं और उसके बाद में आईओसी प्रेसिडेंट इसको नेक्स्ट जहां भी होने हैं उस सिटी के मेयर को या
किसी भी एक हेड ऑफिसर को ये फ्लैग देते हैं। दैट विल सिग्नल एन एंटरटेनिंग डिस्प्ले डिजाइन टू इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट होस्ट सिटी, और इससे होस्ट सिटी का भी पता चलता है जो नेक्स्ट होस्ट सिटी है। The IOC president and local organizing committee deliver concluding speech after which the Olympic flame is finally extinguished, और ओलंपिक फ्लैम को बुझा दिया जाता है। ओलंपिज्म कॉन्सेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यूज, क्या है ओलंपिज्म की अवधारणा, क्या है, क्या मूल्य है ओलंपिक के? एक्सीलेंस, उत्कृष्टता, फ्रेंडशिप, दोस्ती और रिस्पेक्ट, सम्मान। तो ओलंपिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ व्हिच प्लेसेस स्पोर्ट्स एट द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये फिलोसफी ऑफ लाइफ है कि स्पोर्ट्स क्या है, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी है। दिस फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द बॉडी, विल एंड माइंड। बॉडी, शरीर की बात करते हैं, विल की बात करते हैं, इच्छा शक्ति की बात करते हैं और मन की बात करते हैं, और ये आपके एक्शन में दिखना चाहिए। और ये लिंक करता है स्पोर्ट्स को कल्चर एंड एजुकेशन से, और ये यह भी बताते हैं कि किस तरीके से जो वैल्यूज हैं वो बोथ ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, मतलब जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें किस तरीके से आप मूल्यों का प्रदर्शित करते हैं, वो ओलंपिक्स में अवधारणा में आता है। The IOC has identified the following 3 Olympic values. Excellence. Excellence का मतलब होता है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता का मतलब होता है कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करना, और ये किसी को कंपैरिजन करके नहीं, खुद में जो आपको आता है वो सबसे बेहतर एफर्ट आपको लगाना है, सबसे बेहतर आपको प्रदर्शन करना है खुद का, वो कहलाता है एक्सीलेंस। और ओलंपिक हमेशा से पार्टिसिपेशन की बात करता है, जीतने की बात कभी नहीं करता। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या है? द ओलंपिक गेम्स इंस्पायर ह्यूमैनिटी टू ओवरकम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जेंडर, रेशियल और रिलीजियस डिफरेंसेस एंड फॉर्स फ्रेंडशिप इन स्पाइट ऑफ दोज डिफरेंसेस। ये बात करता है कि दोस्ती होनी चाहिए, वो कोई वहां पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए, किसी का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, जेंडर नहीं देखा जाता, रेस नहीं देखे जाते, रिलीजियस नहीं देखे जाते, और सब विभिन्नताओं को हटाकर एक दूसरे के साथ में टीम स्पिरिट के साथ में रहना, जॉय के साथ में रहना, ऑप्टिमिस्टिक होके रहना, वो फ्रेंडशिप को दर्शाता है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्विपमेंट्स, अपोनेंट्स, ये सब रिस्पेक्ट में आता है, सम्मान में आता है। ओलंपिक सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम। क्या है ओलंपिक्स, उसके प्रतीक क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, झंडा क्या है, शपथ क्या है और ओलंपिक गान क्या है। तो ओलंपिक का जो सिंबल है वो इस तरीके से दिया गया है कि व्हाइट बैकग्राउंड का एक कपड़ा है सिल्क का, और उस पर 5 रिंग्स बनाई गई हैं जो कि डिफरेंट कलर्स की हैं। पहला कलर है ब्लू, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है रेड, चौथा है येलो और पांचवा है ग्रीन। तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, बी रॉय जी, बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लैक, आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, ओ को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ब्लू यूरोप के लिए है, ब्लैक अफ्रीका के लिए है, रेड अमेरिका के लिए है, येलो एशिया के लिए है, ग्रीन ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया के लिए है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। कुबर्टिन साहब ने कभी भी नहीं कहा एक स्पेसिफिक कलर एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। और 1914 में जो 20th एनिवर्सरी थी आईओसी की मीटिंग की, उसमें पियरे डी कुबर्टिन साहब ने ये फ्लैग को रिलीज किया था, बनाया उन्होंने 1913 में था। और जो ये 5 रिंग्स हैं वो क्या दर्शाती हैं? ये 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं जहां पे एक्टिवली ओलंपिक्स खेल चलते थे। मोटो, आदर्श वाक्य क्या है? ऑफिशियल मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम्स कुबर्टिन अडॉप्टेड सिटियस अल्टियस फोर्टियस, लैटिन फॉर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ये इन्होंने किससे लिया था? अपने फ्रेंड हेनरी डेडन, जो कि एक पादरी थे, एक प्रेस्ट थे, टीचर थे और एथलेटिक्स एंथुसियास्ट थे, उनसे इन्होंने ये अडॉप्ट किया था, ये 3 वर्ड। और उसके बाद में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1924 में, जो कि पेरिस ओलंपिक थे। यहाँ पे बात करते हैं, ओलंपिक गेम इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट, जस्ट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन life is not the triumph but the struggle. The essential thing is not to have conquered but to have fought well. तो ये क्या कहता है कि जीतना आवश्यक नहीं है लेकिन लड़ना आवश्यक है, अपने हक के लिए, अपने गेम के लिए। लड़ने से मतलब यहाँ पे लड़ाई झगड़े से बिल्कुल नहीं। In 2021, the International Olympic Committee (IOC) approved the addition of the word "together" after a dash to the motto.
इट नाउ रीड्स CTS, LTS, 40S, कम्युनिटर, और कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर। आप ये ध्यान देना कि ये डैश के बाद में, ये कॉमा के बाद में नहीं है। द फ्लेम एंड टॉर्च रिले। द ओलंपिक फ्लेम फर्स्ट अपीयर्ड एट द 1928 ओलंपिक्स इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में पहली बार जो फ्लेम थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी, वो दिखाई गई थी, अपीयर की गई। द टॉर्च रिले वाज द आइडिया ऑफ कार्ल डीम, जो आपको मैंने पहले फोटो दिखाई थी, इन्हीं का आइडिया था टॉर्च रिले का। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, फर्स्टली अपीयर्ड हुई थी 1928 में, लेकिन रिले कब से चली, टॉर्च रिले कब से स्टार्ट हुई, 1936 बर्लिन गेम से, वेयर द रिले मेड इट्स डेब्यू। डेब्यू हुआ था रिले का 1936 बर्लिन गेम्स में, जो बर्लिन का है, जर्मनी में। द ओलंपिक फ्लेम इज अ सिंबल यूज्ड इन द ओलंपिक मूवमेंट। ये बहुत याद रखने वाली बात है, परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जाता है कि ओलंपिक फ्लेम जो है वो क्या, किस चीज का सिंबल है। कंटिन्यूटी बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न गेम्स, प्राचीन खेलों और आधुनिक खेलों के बीच की कंटिन्यूटी, निरंतरता को ये दर्शाती है, जो कि फ्लेम है, मसाल है। इसके बाद में बात करते हैं ओलंपिक शपथ की। तो 1920 में पहली बार जो कि एंटवर्प बेल्जियम में जो गेम हुए थे ओलंपिक गेम्स, उसमें पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई थी। और वो किसने ली थी, विक्टर बॉइन नाम के एक बेल्जियम फेंसर थे, तलवारबाज जिनको कहते हैं, उन्होंने शपथ ली थी। Since 1972, a judge has sworn an oath alongside the athlete at the games opening ceremony, and since 2012, so too has a coach. तो जजेस के लिए भी हो गई और कोचेस के लिए भी हो गई। और 2000 में सिडनी ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के रेफरेंस पर शपथ दिलाई गई थी। The athlete then takes the following oath. ये ओथ है जो कि इस तरीके से रहती है कि हम इक्वालिटी के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी रूल को वायलेट नहीं करेंगे, विदाउट चीटिंग खेलेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, कोई डोपिंग हमने नहीं की है या नहीं करेंगे, इस तरीके से, और सभी टीमों का सम्मान करेंगे, और जो ओलंपिक वैल्यूज हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे, और इस तरीके से ये ओथ शपथ ली जाती है। ओलंपिक एंथम। ओलंपिक एंथम जो था वो किसने बनाया था, ओपेरा कंपोजर स्पायरिडोन सामरस विद लिरिक्स बाय ग्रीक पोएट कॉस्टिस पालामस। तो लिखा किसने था, पालामस ने लिखा था, कंपोज किसने किया, सामरस ने किया। और इस एंथम को 1896 से लगातार ये चलते आ रहा है। और ये जो दोनों व्यक्ति थे, इनको दिमित्रिक विकेलस ने ही हायर किया था, और उनकी चॉइस थी कि ये दोनों ही लोग ओलंपिक एंथम को लिखें। और जो ओलंपिक एंथम है उसको 1958 में ऑफिशियली डिक्लेरेशन मिली, 1958 में 54th सेशन ऑफ द आईओसी इन टोक्यो जापान। और ये इंग्लिश में पहली बार परफॉर्म किया गया 1960 विंटर ओलंपिक्स में स्क्यू वैली, एंड सिंस देन इट हैज बीन प्लेड एट ईच ओलंपिक गेम्स। और उसके बाद में ये हर ओलंपिक गेम में गाया जाता है। ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, आईओसी, एनओसी, आईएफएस, अदर मेंबर्स। ओलंपिक मूवमेंट क्या है, मेन पिलर्स क्या है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एनओसी नेशनल ओलंपिक कमेटी, एंड आईएफएस इंटरनेशनल फेडरेशन स्पोर्ट्स या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। अदर में ओसीओजीएस एथलेटिक्स फेडरेशंस, ऑफिशियल्स एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो ये सबसे पहले फॉर्म की गई थी 23 जून 1894 को, और किसने फॉर्म करी थी, पीरे डी कोबर्टिन साहब ने। इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन प्रॉफिटेबल है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लॉसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बक। और करंटली 2022 तक, फरवरी 2022 तक इसके 105 एक्टिव मेंबर्स हैं, 45 ऑनररी मेंबर्स हैं, एंड 1 ऑनर मेंबर है। इट इज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मॉडर्न समर, विंटर एंड यूथ ओलंपिक गेम्स। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समर ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करना, विंटर को ऑर्गेनाइज करना, और यूथ ओलंपिक खेलों को ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना। इनकी गवर्निंग काउंसिल क्या है, एक प्रेसिडेंट होते हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और 10 इसके पास में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल जो है, टेन्योर जो है वो 8 ईयर्स का है। जो 4 प्रेसिडेंट होते हैं उनके टेन्योर जो है वो 4 ईयर्स का है, और एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर भी इसी तरीके से 4 ईयर्स का है। ये री इलेक्ट भी होते हैं। और जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बक। फंक्शन ऑफ आईओसी, आईओसी के क्या फंक्शंस हैं, ओलंपिक खेलों को आयोजित करना, डोपिंग के अगेंस्ट लड़ना,
ओलंपिक खेलों के रेगुलर सेलिब्रेशन को बनाए रखना, वैल्यूज को बनाए रखना, खिलाड़ियों को प्रमोट करना, स्टेडियम डेवलप करना, स्पोर्ट्स को डेवलप करना, स्पोर्ट्स कंपटीशंस को डेवलप करना इत्यादि सभी तरीके के आईओसी के कार्य हैं। नेशनल ओलंपिक कमेटी। नेशनल ओलंपिक कमेटी प्रत्येक देश की एक ओलंपिक कमेटी होती है जो कि उस देश में ओलंपिक खेलों के बारे में डेवलपमेंट को देखती है कि किस तरीके से हमारे खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, किस तरीके से हमारे देश में स्टेडियम होने चाहिए। उन सब पर विचार विमर्श और कार्य करने की जो कमेटी है वो नेशनल ओलंपिक समिति है या कमेटी है। इस समय 206 नेशनल ओलंपिक कमेटीज हैं जो कि अपने अपने देशों में कार्यरत हैं और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से एफिलेटेड होती हैं, रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। फंक्शंस क्या है? जो भी अभी बताया आपको वही फंक्शंस हैं, वही कार्य हैं कि अपने देश में किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, स्पोर्ट्स का, एथलीट्स का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, उनको किस तरीके की पॉलिसीज दी जाएं ताकि वो बेहतर से बेहतर कर पाएं और अपने देश के लिए मेडल लेके आ पाएं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये भी एक तरीके के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं और ये भी आईओसी से कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और ये अपने अपने गेम के फेडरेशंस को या अपने अपने गेम्स के लॉज रूल्स इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे कुछ फेडरेशंस हैं जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, फेडरेशन इंटरनेशनल टी फुटबॉल एसोसिएशन है, फीफा है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है, फीबा है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, आईबीए है, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन है, एफआईजी है, फिना है, आईटीटीएफ है, एफआईबीवी है। इस तरीके के बहुत सारे फेडरेशन हैं जो कि कार्यरत रहते हैं, लेकिन ये रिकॉग्नाइज्ड है, कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं आईओसी के लिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। इनका क्या काम है ये भी यही देखते हैं। इनके पास में एक मस्ट है कि एंटी डोपिंग एजेंसी होनी चाहिए, रेगुलर वर्ल्ड एंड कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ये कराते रहें, यूथ डेवलपमेंट ये करते रहें। इस तरीके के बहुत सारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो लेकिन कल्चर, एजुकेशन, वैल्यूज ये सब बनी रहे, इनका ये विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। Responsibility of IFS. IFS have the responsibility and duty to manage and to monitor the everyday running of the world's various sport disciplines, including for those on the program, the practical organization of events during the games. The IFS must also supervise the development of athletes practicing these sports at the every level. तो ये सारे काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो IFS की हैं। OCOG क्या था? The Organizing Committee for the Olympic Games. जिस भी देश में ओलंपिक होने वाले हैं वहां पर एक कमेटी बनाई जाती है, गठित की जाती है और उसको ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर द ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। इनके सब क्या कार्य हैं? इनका कार्य है पूर्ण अरेंजमेंट करना, संपूर्ण व्यवस्था करना जो भी ओलंपिक खेल होने वाले हैं। इन खिलाड़ियों के रहने से लेके, उनकी इंजरीज से लेके, उनके मेडिकल से लेकर, उनको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था से लेकर सारी तरीके की व्यवस्था करना, स्टेडियम बनाना, स्टेडियम में इक्विपमेंट्स रखना, ये सभी तरीके की व्यवस्था करना ओसीओजी का काम है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज फॉर द ओलंपिक गेम्स। थैंक यू सो मच। शिक्षा का कार्य गहराई से और गंभीर रूप से सोचना सीखना है, बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। एक तो इंटेलिजेंस और दूसरा कैरेक्टर बिल्डिंग, दो कार्य हैं एजुकेशन के, इनको बेहतर तरीके से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।